हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री का, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैप्टर के नाम में थोड़ा सा चेंज आ गया है। पहले इसके नाम के साथ आरंभिक राज और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी ये जुड़ा होता था। अभी इसके नाम में चेंज किया गया है, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास, शिलालेख इनकी कहानी कैसे बताते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम राजनीतिक और आर्थिक इतिहास पढ़ेंगे और शिलालेख राजनीतिक और आर्थिक इतिहास में कैसे हेल्प करते हैं, कैसे इतिहास गढ़ने में हेल्प करते हैं, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है डील करता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के काल को। इस दौरान जो राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन आते हैं, इसको हम जानेंगे इस चैप्टर में। लेकिन उससे पहले हम जान लें कि इससे पहले इतिहास में क्या हो चुका है। चैप्टर 1 की वीडियो में आपने देखा कि 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व का जो काल था, भारतीय उपमहाद्वीप में एक सभ्यता विकसित होती है जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। चैप्टर 1 की वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब 1900 ईसा पूर्व के बाद ये सभ्यता ख़त्म हो जाती है और एक नई तरह की सभ्यता विकसित हो जाती है। नई तरह की बस्तियां प्रकाश में आती हैं 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के दौरान। इन नई प्रकार की जो बस्तियां थी या ये जो काल था 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व का, इसको बोला जाता है वैदिक काल। वैदिक काल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वो काल था जब वेदों की 4 वेद के नाम आपने सुने होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और कुछ उपनिषद वगैरह बने थे, लिखे गए थे। इसमें भी इस काल को भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के दौर को हम बोलते हैं ऋग वैदिक काल, और इसके बाद का जो काल है उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर वैदिक काल, यानी 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को हम क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। अब इसमें 600, हमारा जो चैप्टर है वो डील करता है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान। इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो हम कुछ बेसिक चीज़ें, थोड़ा सा बेसिक चेंजेस को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये जो चैप्टर है डील तो करता है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान। इस दौर में राज्यों का उदय होता है और राजाओं का उदय होता है। तो उनमें भी ये जो दौर है महाजनपदों का काल। इस दौरान महाजनपद, ऋग्वैदिक काल में लोग जन्मे रहते हैं, वो परिवर्तित हो जाएंगे महाजनपद में। तो महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपदों में भी सबसे महत्वपूर्ण रहता है मगध। मगध में भी साम्राज्य में जो एक वंश होता है मौर्य वंश, वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका राज्यारोहण होता है 321 ईसा पूर्व में। 100 से 200 ईसा पूर्व के दौरान ये जो मौर्य काल है 321 से चलता है 185 ईसा पूर्व के दौर तक, यानी काल तक, ईसा पूर्व। इसके बाद धीरे धीरे ये कमज़ोर होने लग जाता है, और जैसे ये अपने आखिरी सालों में कमज़ोर हो रहा होता है तो उत्तर पश्चिम में, दक्षिण में कुछ नए राज्य विकसित होते हैं। जैसे उत्तर पश्चिम में गुजरात, राजस्थान के आसपास के इलाके में शक शासक, और दक्षिण भारत में खासकर जिसे हम तमिलकम क्षेत्र बोलते हैं, तमिलनाडु और केरला के आसपास का क्षेत्र, तो वहाँ चोल, चेर, पांड्य
जैसे सरदारियाँ विकसित होती हैं। दक्कन में एक राजवंश आता है जिसे बोलते हैं सातवाहन। तो ये 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी ईसा पूर्व के दौरान विकसित होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं मौर्योत्तर काल के दौरान, देखो ये जो मौर्य काल हो गया 185 तक, उसके बाद मौर्योत्तर काल हो जाएगा। तो उनमें भी एक महान शासक होता है, एक वंश होता है जिसे कुषाण वंश बोलते हैं। कुषाणों में भी सबसे महान राजा जो होता है कनिष्क, उसका राज्यारोहण होता है 78 ईस्वी में। फिर 320 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी का जो काल है, इसको हम बोलते हैं गुप्त काल। यहाँ पे एक नया राजवंश आता है, गुप्त काल। चंद्रगुप्त प्रथम इसके संस्थापक होते हैं और गुप्त काल शुरू होता है 320 ईस्वी में। और चंद्रगुप्त जो गुप्त राजवंश था, उनके एक महान शासक हुए, वैसे समुद्रगुप्त वगैरह हैं, तो एक शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ये 375 से लेकर 415 के दौरान, तो जब इधर चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं तो दक्षिण में दक्कन में वाकाटक शासक होते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। तो ये संक्षिप्त इतिहास है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के दौरान। महत्वपूर्ण क्या है, इस दौरान हम मौर्य काल के बारे में, थोड़ा सा मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और हल्का फुल्का गुप्त काल के बारे में, गुप्तोत्तर काल के और दक्षिण भारत के इतिहास को हल्का सा जानेंगे इस चैप्टर में। अब इसके बाद देखें कि तो ये जो काल है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी का, इस दौरान के बारे में हमें, इस काल के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो बहुत सारे सिक्के, अभिलेख और भवनों के अवशेष, मूर्तियां हैं, चित्रकला है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जिसमें त्रिपिटक वगैरह आ जाते हैं। तो इन स्रोतों के माध्यम से 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के दौरान के इतिहास को इतिहासकार गढ़ते हैं। अभी इसमें आया एक वर्ड अभिलेख। ग्रंथ तो आप जानते हैं किताब होते हैं, सिक्के। सिक्के कैसे बताते हैं? तो सिक्कों में राजाओं के चित्र होते हैं, उनके नाम होते हैं, डेट होती है, तो इनसे वंशावलियाँ बनाने में इजी रहता है। और मूर्तिकला से भी काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है उस समय कि समाज की क्या मान्यताएं वगैरह रहती हैं। तो अब इसमें एक वर्ड आया अभिलेख। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि हमारे पेपर में पूछ लेता है कई बार कि अभिलेख किसे कहते हैं। तो अभिलेख क्या है? अभिलेख पत्थर या धातु या मिट्टी के बर्तन पे कोई भी कठोर सतह है, उस पे उकेरे गए जो अक्षर होते हैं उन्हीं को अभिलेख बोलते हैं। ये अभिलेख क्यों लिखे जाते थे? तो ये अभिलेख धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा इनमें हो सकता था। साथ ही साथ इसमें जो शासक है उनके संदेश हो सकते हैं। ये अभिलेख स्थायी प्रमाण होते हैं किसी भी चीज़ का। प्राचीनतम अभिलेख जो थे, शुरू के जो अभिलेख लिखे गए, वो प्राकृत भाषाओं में लिखे गए। प्राकृत किसे बोलते हैं? तो जो जन सामान्य की भाषा होती है उसको प्राकृत बोलते हैं। अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियों का या क्रियाकलापों का, विचारों का उल्लेख होता है जो इन्हें बनवाते हैं। तो यानी शासकों या शिलालेख को लिखवाने वालों के ही विचार हमें इसमें मिलते हैं। ये जो शिलालेख होते हैं, इनमें इनके निर्माण की तिथि यानी तारीख होती है, डेट होती है, जिससे हमें इनके राजाओं के इतिहास वगैरह को लिखने में हेल्प मिलती है। कई बार अभिलेखों में तिथि नहीं मिलती, डेट नहीं मिलती, तो इनका काल निर्धारण पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें उन्होंने अपना नाम ना लेके पदवियाँ लिखवा रखी है।
जैसे कहीं पे देवानाम प्रिय लिखवाया हुआ है, प्रियदर्शी लिखवाया हुआ है, और कुछ में अशोक लिखवाया है। तो इतिहासकारों ने देखा कि सभी अभिलेखों की भाषा शैली वगैरह एक है, तो उन्होंने ग्रुप कर दिया कि ये सारे अशोक के अभिलेख हैं। अब अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अब अभिलेख हमने पढ़ा कि अभिलेख क्या होते हैं, लेकिन आप अभिलेख की यहाँ ये जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में देखें, ये जो भाषा है ये पढ़ने में नहीं आ रही है और इसमें प्राचीन लिपि का इस्तेमाल किया गया है। तो ये इसको पढ़ कौन पाया? तो एक अंग्रेज अधिकारी थे इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। एक क्वेश्चन आता है, जेम्स प्रिंसेप कौन थे और इनका भारतीय इतिहास में क्या योगदान है? तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। 1830 के दशक में उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का गहन अध्ययन किया और उनका अर्थ निकाला। ये जो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि है, अशोक के और बाकी जो कुछ शासक हुए उनके अभिलेखों में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का इस्तेमाल होता था, उसमें ये अभिलेख लिखे जाते थे। तो जेम्स प्रिंसेप ने उनको मिलाया। भारत की जो प्राचीन भाषाएं थी, संस्कृत और बंगाली, तो कई सारी भाषाओं की लिपियों का अध्ययन किया और उसके बाद उनके अक्षरों को ब्राह्मी से मिलाया, ब्राह्मी का अर्थ निकाल पाए। खरोष्ठी लिपि का तो यूनानी जो यहाँ पे लोग आए, उन्होंने अपने जो सिक्के थे उसमें अपना नाम यूनानी में भी लिखवाया और खरोष्ठी में लिखवाया, तो इससे उसका अर्थ निकालने में आसानी हो गई। और इससे होता क्या है, भारतीय अभिलेख विज्ञान में प्रगति होती है। अभिलेख ने अब ज़्यादातर अभिलेखों को पढ़ा जाने लग गया और इससे शुरुआती भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिल जाती है। भारतीय और यूरोपीय इतिहासकारों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले जितने भी प्रमुख राजवंश थे उनकी वंशावलियाँ क्या होती हैं कि पहले कौन सा राजा आया, उसके बाद कौन सा आया, इसका पुनर्रचना करी और विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेख और ग्रंथों का गहन अध्ययन शुरू किया। अब एक जो है इसमें हमने देखा प्रियदर्शी, तो बहुत सारे अभिलेख मिले जिनमें राजा का नाम प्रियदर्शी लिखा हुआ था। तो प्रियदर्शी अशोक ज़्यादातर अपने अभिलेखों में अपने नाम का उल्लेख न करवा के अपनी पदवी लिखवाया करते थे। उन्हीं पदवियों में से एक थी प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाला, यानी कि सुंदर चेहरे वाला। और कई जगह उन्होंने देवा नाम प्रिय भी लिखवाया, यानी देवताओं का प्रिय लिखवाया अपने लिए। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि अभिलेखों के माध्यम से जानकारी मिलती है, लेकिन 600 ईसा पूर्व को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है कि एक पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ रहा है इसमें? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को आरंभिक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को आरंभिक भारत का परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? तो इसलिए माना जाता है क्योंकि इस काल में आरंभिक नगरों का उदय होता है, बड़े बड़े राज्यों की राजधानियों का उदय होता है और लोहे का प्रयोग बढ़ता है इस दौरान। आपको पता है मनुष्य ने सबसे पहली जो धातु का इस्तेमाल किया उसका नाम था तांबा, और तांबे के बाद कांसा और फिर लोहे का प्रयोग करते हैं। इस दौरान सिक्कों का विकास होता है। उससे पहले हमने पढ़ा था मुहर वगैरह होती थी और बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय, एक चीज़ लोगे तो बदले में दूसरी चीज़ आपको देनी पड़ेगी। पैसे उस समय नहीं चलते थे, तो ये जो दौर था इस समय सिक्कों का विकास होता है। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के साथ साथ दो महान दार्शनिक विचारधाराओं में बौद्ध तथा जैन
का वे भी विकास इसी काल में होता है। तो इस दौरान बच्चों बौद्ध और जैन धर्म का विकास होता है। महाजनपद के नाम से 16 राज्यों का उल्लेख होता है। 16 राज्य ये जिनको महाजनपद बोलते हैं इस दौर में मिलता है। इसके अलावा इस दौर के और महत्वपूर्ण क्या है, इस दौरान कृषि में सुधार होता है, उपज बढ़ाने के नए तरीके खोजे जाते हैं। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण था 600 ईसा पूर्व का काल। अब इसमें जो इस समय के ग्रंथ वगैरह हैं जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म के ग्रंथ, उनमें 16 राज्यों का महाजनपद के नाम से उल्लेख मिलता है। तो जान लेते हैं कि ये जो महाजनपद वर्ड कहाँ से आता है। पहले हम समझें कि जो वैदिक काल था, वैदिक काल में जो फैमिली होती थी उसको बोलते थे कुल, और कई सारे कुल या परिवार मिलके बनता था ग्राम, और कई सारे ग्राम से बनता था विश्व, और कई सारे विश्व से बन जाता था जन। तो यानी ये जो जन था ये एक बड़ा विशाल ग्रामों का समुदाय होता था। आगे चलकर 600 ईसा पूर्व के दौरान ये जन बदल जाते हैं किस में, महाजनपद। इतने बड़े हो जाते हैं कि इनके लिए टर्म यूज़ होने लग जाती महाजनपद। अब ये जनपद का मतलब क्या होता है, तो जो जनपद होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एक ऐसा भूखंड जहाँ पर कोई जन यानी कुल या लोग अपना पैर रखते हैं अर्थात बस जाते हैं। तो जहाँ पे लोग बस जाते हैं उसे जनपद बोलते हैं, और ये इसका प्रयोग प्राकृत और संस्कृत में मिलता है। हमने महाजनपद कहाँ से आया ये देखा। अब जाने महाजनपदों की विशेषताएं क्या थी। तो महाजनपद की विशेषता क्या थी, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, राजा होते थे। जो राजधानियाँ होती थी किलेबंद होती थी। गढ़ और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में लोगों का एक समूह शासन करता था। कई लोग मिलके यानी शासन चलाते थे। तो लोगों के जो सारे लोग थे जो मिलकर शासन चलाते थे उन सभी को ही राजा वहाँ बुलाया जाता था। और इन्हीं महाजनपदों में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू करी। धर्मशास्त्र धर्मसूत्र क्या थे, ये नियम कायदे थे समाज के लिए, जिसके हिसाब से धर्मसूत्रों के हिसाब से एक क्षत्रिय ही राजा हो सकता था। तीसरे चैप्टर में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। शासकों के काम क्या थे, तो किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर और भेंट वसूलना ये शासकों के काम में शामिल था। संपत्ति, अब क्योंकि राजा थे, प्रशासन था, तो इसके लिए पैसे चाहिए होते थे। कुछ तो यहाँ से आ जाते थे, लेकिन एक और वैध उपाय था पड़ोसी राज्यों पे आक्रमण करके लूट करके धन इकट्ठा करना। ये जो राज थे धीरे धीरे कुछ राज्यों ने क्या अपनी स्थायी सेना और तंत्र तैयार कर लिया। कई राज्य अभी भी क्या करते थे, सेना कहाँ से बनती थी, जो किसान लोग होते थे इन किसानों को ही सैनिक बना लेते थे। ज़रूरत पड़ने पर जब भी युद्ध होता था तो किसान ही सैनिक बन जाते थे। कुछ ने स्थायी सेनाएं बना ली। अब ये महाजनपद, वैसे तो महाजनपदों की संख्या जैन और बौद्ध ग्रंथों वगैरह में बाकी जगह देखिए 16 मिलती है, लेकिन इन 16 में भी महत्वपूर्ण कौन से थे, तो वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ये महत्वपूर्ण थे। कैसे पता चले महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर ग्रंथों में इनके नाम कॉमन है, तो इसलिए हम मानते हैं कि ये महत्वपूर्ण महाजनपद में थे। मगध के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। अब यहाँ हमने देखा ऊपर कि गढ़ और संघ जैसे जो महाजनपद थे, यहाँ पे क्या था, कई लोग मिलकर शासन चलाते थे। अब ये जो गढ़ संघ थे इनमें जैन जो अपने बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के संस्थापक थे वो भी इन्हीं गढ़ और संघों से संबंधित थे। अब जब कई लोग मिल के शासन चलाते हैं तो इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है जिसे बोलते हैं ओलिगार्की। क्या बोलते हैं, ओलिगार्की। ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है।
तो यानी गढ़ और संघ ओलिगार्की को फॉलो करते थे।